गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स में जो है 2 का चैप्टर समझाया जाएगा संसाधन के रूप में लोग। पहले जो है चैप्टर के विषय में बताया जाएगा, उसके बाद जो आपको अभ्यास के प्रश्न करवाए जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना है। संसाधन के रूप में लोग वे लोग जो उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए हैं उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। जो मनुष्य प्रोडक्ट करने में, उत्पादन करने के अंदर लगे हुए हैं तो उसे जो है मानव संसाधन कहा जाता है। मानव पूंजी, कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक ही मानव संसाधन है। तो उसके अंदर जो है मानव की कुशलता और किसी भी चीज को प्रोडक्ट करने का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो स्टॉक है, उसे जो है मानव संसाधन कहा जाता है। मानव पूंजी में कौशल, कौशल यानी कुशलता। मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के माध्यम से निवेश भौतिक पूंजी के समान ही लाभ प्राप्त करता। जिस प्रकार भौतिक पूंजी यानी कि हम कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए गाड़ी है, उसके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं तो वो हमें जो है लाभ देता है। इसी तरह जो है मानव के द्वारा भी शिक्षा के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वो भी जो है भौतिक पूंजी के समान ही मानव को लाभ देता है। तो इसे जो है मानव पूंजी में कुशलता कहा जाता है। यानी कि मानव के अंदर जो पूंजी है उसमें कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। पूंजी खर्च करके कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद में भूमि से संबंधित उत्पाद आते हैं। तो प्राथमिक उत्पाद के अंदर जो है भूमि से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, जैसे कृषि करना, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, खनन इत्यादि इसी क्षेत्र की प्रमुख क्रियाएं हैं। तो ये सारी की सारी, जैसे खेती बाड़ी करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, ये सारी की सारी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत आती है। द्वितीय उत्पाद, ये उत्पाद प्राथमिक उत्पादों द्वारा उत्पादित चीजों को संशोधित करके नई चीजों का निर्माण करते हैं। तो ये द्वितीय उत्पाद है, ये जो है प्राथमिक जो चीजें होती हैं उनको संशोधित करके कोई नई चीज को बनाते हैं। इसे जो है द्वितीय उत्पाद कहा जाता है। जैसे विनिर्माण उद्योग, किसी चीज को बनाने वाले उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है। तो ये जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तृतीय उत्पाद, यह उत्पाद वस्तुओं का निर्माण नहीं करते। तो तृतीय क्रियाकलाप या उत्पाद के अंदर जो है ये जो है किसी भी वस्तु का मतलब निर्माण नहीं करते है, बनाते नहीं है, परंतु प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन प्राथमिक उत्पाद है, जो द्वितीय उत्पाद है उन्हें जो है सेवाएं देते हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षण संस्थाएं, वकील इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पाद हैं। तो ये जो है सारे के सारे, बैंकिंग है, संचार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, ये सारे के सारे जो है तृतीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक देश के अंदर एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो एक देश के अंदर जो है एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं, जितने भी वस्तु उत्पादित की गई है उन वस्तुओं के जो सेवाओं का मूल्य है उसको जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी गई है। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर के द्वारा प्राप्त कौशल स्तर, जो आपकी जनसंख्या की गुणवत्ता है वो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा दर, व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। तो इसके अंदर जो है जो जनसंख्या की क्या गुणवत्ता है, कितनी साक्षरता है, उसकी जीवन प्रत्याशा दर क्या है, लोगों की जो स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, देश के लोगों के द्वारा क्या कुशलता निर्भर की गई है, तो ये सारी की सारी जनसंख्या गुणवत्ता के अंतर्गत शामिल की जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, 1951 में भारत के लोगों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो 1951 के अंदर जो है हमारे देश के अंदर जो चिकित्सा सुविधाओं का विकास था इतना ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन 2001 तक
1951 की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं में हजारों गुना वृद्धि हो गई, लेकिन 2001 तक 1951 से 2001 तक जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कई गुना जो है वृद्धि हो गई, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। तो चिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धि होने से मृत्यु दर में कमी आई और जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी और मानव की जीवन जीने की जो एज है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। बेरोजगारी ऐसी दशा जिसमें मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता। तो बेरोजगारी वह स्थिति होती है, कोई भी व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को जो है बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। मौसमी बेरोजगारी, इस बेरोजगारी में श्रमिकों को वर्ष के कुछ ही महीने काम मिलता। तो जो मौसमी बेरोजगारी है इसके अंदर पूरा साल काम न मिलकर वर्ष के कुछ महीने इसमें काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगार रहता है और बाकी समय उसे रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार रहता है। कृषि क्षेत्र में इसकी बेरोजगारी पाई जाती है। तो जो मौसमी बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र के अंदर ज्यादातर मिलती है। परछन बेरोजगारी, इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहती हैं। परछन बेरोजगारी का दूसरा नाम छिपी हुई बेरोजगारी है। इसमें एक काम पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं और इस बेरोजगारी के अंदर जो है परछन बेरोजगारी जैसे में एक व्यक्ति की आवश्यकता वहां 4 व्यक्ति काम लग रहे हैं, 10 व्यक्ति की आवश्यकता वहां 30 व्यक्ति काम लग रहे होते हैं। यह बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और जो परछन बेरोजगारी है वह भी ज्यादातर जो है कृषि क्षेत्र में ही मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी, यह बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, जब उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षक और प्रशिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिलता। जब अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, अच्छी एजुकेशन से संबंधित ट्रेनिंग ले लिया है, उसके बाद भी जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो इसे जो है शिक्षित बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। अब देखिए आपके अभ्यास के प्रश्न। संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं, यानी संसाधन के रूप में लोग हैं, इससे आपका क्या अभिप्राय है। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोगों से है। तो इसका मतलब है देश की जो कार्यशील जनसंख्या जो किसी न किसी कार्य के अंदर लगी हुई है उसे जो है संसाधन के रूप में कहा जाता है, जिसमें निपुणता और योग्यता, और उस जनसंख्या के अंदर योग्यता है, निपुणता किसी भी कार्य करने की। संसाधन के रूप में लोग देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं और जो संसाधन के रूप में लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, किसी उत्पादन कार्य के अंदर क्षमता रखते हैं, तो इससे ये लोग जो है देश की जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें बढ़ोतरी करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जो शिक्षित लोग हैं उन्हें ही जो है जो किसी न किसी कार्य को करने में क्षमता रखते हैं, कोई उत्पादन करने में क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों को ही जो है मतलब आपका संसाधन के रूप में लोग कहा जाएगा। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, यानी मानव संसाधन है वो भौतिक पूंजी और जो भूमि है उस जैसे संसाधनों से कैसे अलग है। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो मानव संसाधन है वो भौतिक पूंजी से भी और जो आपकी भूमि है उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि तथा भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मानव ही जो है इन चीजों का उपयोग कर सकता है। भौतिक पूंजी का, भूमि का उपयोग मानव ही कर सकता है, जबकि भूमि और भौतिक पूंजी की अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है। जो भूमि है, जो भौतिक पूंजी है उसकी अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक मानव नहीं है। मानव संसाधन के बिना भूमि और भौतिक पूंजी का कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो जब तक मानव नहीं है उस टाइम तक जो आपकी भूमि है या भौतिक पूंजी है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। मानव के महत्व के साथ इसका महत्व बढ़ता है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रहता। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा भौतिक पूंजी की तरह ही प्रतिफल प्रदान करती है। तो जैसे मानव पूंजी यानी मनुष्य एक पूंजी के लिए रूप में है, इसके निर्माण में जो है एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरह हम कोई पदार्थ खरीदते हैं और वो जो है बाद में हमारे को लाभ देता है, इसी तरह जो है शिक्षा के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं वो भी जो मनुष्य को बाद में लाभ प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उत्पादक दर अधिक होती है। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्यादा मतलब प्रशिक्षित लोग होते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है और इससे अधिक आय प्राप्त होती है। जब उनकी उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है तो उससे ज्यादा आय मिलती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि कुछ प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से
प्रशिक्षित युवकों को बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अधिक वेतन पर नौकरी देने के लिए उत्सुक रहती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बहुत से संसार के अंदर, भारत के अंदर ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालयों के अंदर अगर कोई ट्रेनिंग ले लेता है तो ऐसे बच्चों को जो है कंपनियां अपने यहाँ रोजगार अच्छे अच्छे पैसे में ऊंची ऊंची कीमत पर अपने देश के अंदर रोजगार देने के लिए जो है लालायित होती हैं। यानी कि उन लोगों को जो है जल्दी रोजगार प्राप्त हो जाता है जो अच्छे शिक्षण संस्थाओं के अंदर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका? तो मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? जैसा कि आप जानते हैं, मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ लोगों की उत्पादक दर अधिक होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, इससे अधिक आय प्राप्त होगी। तो ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा आय प्राप्त होगी। अधिक आय से न केवल स्वस्थ लोगों को ही लाभ पहुंचता है, तो ज्यादा आय प्राप्त करने से न केवल जो स्वस्थ लोग हैं उन्हीं को फायदा होगा, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। और इससे क्या होगा कि जो समाज के दूसरे लोग हैं उन्हें भी जो है इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट होगा, लाभ प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? यानी कि कोई व्यक्ति कामयाब है और उस कामयाबी के पीछे उसके स्वास्थ्य का क्या कुछ महत्व है? यह बात बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह बात बिल्कुल जायज है कि जो व्यक्ति कामयाब हो रहा है उसके पीछे जो है उसके स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो वह उत्पादन प्रक्रियाओं में लगकर देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान दे सकता है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो जो है देश के उत्पादन प्रक्रियाओं में हिस्सा लेकर ज्यादा उत्पादन करेगा। यदि व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह स्वयं के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, देश तथा समाज के ऊपर एक बोझ के रूप में होगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, हर टाइम पे बीमार रहता है, तो वो खुद के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, इसके साथ साथ देश के ऊपर भी जो है बोझ बन जाएगा, क्योंकि उत्पादन प्रक्रियाओं के अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकता। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कृषि करना, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन और खनन इत्यादि, ये जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के कुछ उदाहरण हैं। द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं विनिर्माण यानी कि उद्योग धंधे, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये जो है द्वितीय क्रियाकलाप के कुछ एग्जाम्पल हैं। तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, सेवाएं इत्यादि, ये जो है तृतीय क्रियाकलाप की कुछ उदाहरण है। तो इस तरह जो है तृतीय क्रियाकलाप जो है मतलब सेवाएं प्रदान करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप की तरह जो है उत्पादन नहीं करता है। इसके बाद देखिए आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे मनुष्य को आय मिलती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन, अध्यापक द्वारा सेवाएं प्रदान करना। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए किसान खेती बाड़ी करता है तो उसे आय प्राप्त होती है। इसी तरह एक शिक्षक विद्यालय के अंदर अगर वो पढ़ाता है तो उसे भी जो है मतलब पैसे प्राप्त होते हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिससे व्यक्ति को आय प्राप्त नहीं होती। तो इन क्रियाओं के अंदर व्यक्ति को कोई आय प्राप्त नहीं होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे गृहिणी द्वारा घर की देखभाल करना। एक महिला है, गृहिणी है, वो घर के अंदर काफी काम करती है लेकिन उसको कोई आय प्राप्त नहीं होती है। और अध्यापक द्वारा घर में अपने बच्चे को पढ़ाना। इसी तरह जब अध्यापक अपने घर के अंदर किसी अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई आय प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो बच्चों आज आपको जो है 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं, लिखने हैं। धन्यवाद।